हेलो स्टूडेंट, आई एम पी स्क्वायर मीन्स पंकज पाल और मैं लाइट के सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास में आपके सामने हाजिर हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस, यानी अवतल पृष्ठ के लिए आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब कल आपने कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ा था, आज कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यानी गोलीय उत्तल पृष्ठ हेतु प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। कौन से पृष्ठ के लिए? गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो समझिएगा स्टूडेंट्स, हमने लेट किया कि लेट एस पी एस डैश एक कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है बच्चों? एस पी एस डैश, ये आपका क्या है? एस पी एस डैश एक कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। और यानी उत्तल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ है। और ये पृष्ठ जो है वो दो मीडियम एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। ये जो सरफेस है, मतलब ये जो पृष्ठ है एसपीएस जैसे उत्तल पृष्ठ है, और उत्तल पृष्ठ जो है वायु और कांच को अलग कर रहा है। किसको अलग कर रहा है? वायु और कांच को अलग कर रहा है। इसका पोल पी है, कर्वेचर सी है। पोल पी है और यहां कहीं कर्वेचर सी है। इसके किसी पॉइंट ओ पर ध्रुव पी वक्रता केंद्र सी है। इसके पॉइंट ओ पर, बिंदु ओ पर एक वस्तु रखी जिससे चलने प्रकाश करे, इस बिंदु ए पर आ रही, देखिए ओ पर आ रही है। इनको सीधे जाना चाहिए, इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से विचलित होकर अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो कहां पर मिलती प्रतीत हो रही? आई पर। ये आपका अभिलंब है। क्या है बच्चों? अभिलंब है। ऊपर एक प्रकाश किरण, देखिए ऊपर एक वस्तु रखी है, ये सी एन अभिलंब है। ठीक, ऊपर एक वस्तु रखी जिससे प्रकाश किरण सीधे जा रही, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन बच्चों अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और इसको पीछे बढ़ाने पर कहां पर मिले? आई पर इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी बिंदु पर आई पर प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का कोण अल्फा है, प्रतिबिंब का बीटा, वक्रता केंद्र का कोण गामा है। फिर सुन लीजिए क्या बताया गया बच्चों कि एस पी एच डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र सी है। एस पी एच डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र सी है। यह पृष्ठ दो माध्यम वायु और कांच को अलग करता है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण A पर आती है और अपवर्तित होकर I पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु का कोण अल्फा, प्रतिबिंब का बीटा, वक्रता केंद्र का कोण गामा है। क्लियर स्टूडेंट? यानी क्या बताएगा? लेट एस पी एस डैश is a convex surface whose pole is P and curvature is C. This surface separated two medium air and glass. An object is placed at point O of principal axis. Whose image is formed at point I. यानी देखिए यहां से लाइट रे जा रही है, ए पर इंसिडेंस होती है और रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर इमेज बनाती है? आई पर। एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज अल्फा, एंगल ऑफ इमेज इज बीटा एंड एंगल ऑफ कर्वेचर इज गामा। अब ये ऑब्जेक्ट है तो u हो जाएगी बेटा, ये इमेज है तो v हो जाएगी, और ये कर्वेचर है तो r हो जाएगी। तो अब डेरिवेशन देखते हैं बच्चों, समझिएगा। ट्रायंगल देखिए हमने लिखा है ट्रायंगल IAC, इस IAC आई पर कितना एंगल बन रहा है बच्चों? अल्फा, बीटा। आई पर बीटा, सी पर गामा। और IAC ये बेटा देखिए ये इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मतलब आपतित किरण तो आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण है बच्चों, तो ये अपवर्तन कोण क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो यहाँ पर आर बन रहा है। तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की जाए बच्चों,
IAC में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो टू इंटरनल एंगल के सम के बराबर। तो जो R है वो बीटा और गामा के सम के बराबर हो जाएगा। R जो है वो बीटा और गामा के सम के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रायंगल OAC में बच्चों, OAC में I जो एक्सटीरियर एंगल है वो अल्फा और गामा के सम के बराबर हो जाएगा। I जो होगा अल्फा और गामा के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब 22 कोण प्रमेय से। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जाएगा, n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। बच्चों अगर I और R बहुत R वेरी लेस एंगल, अगर I और R बहुत अल्प कोण है, I और R बहुत अल्प कोण है, तो बता जब एंगल लेस होते हैं, एंगल लेस होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा दिया जाता है। जैसे साइन I के बराबर हो जाएगा, साइन R के बराबर हो जाएगा बच्चों। यानी साइन I के बराबर, साइन R के बराबर, साइन I के बराबर, साइन R के बराबर। तो यहाँ पर I अपॉन R इज इक्वल टू n, तो I इज इक्वल बच्चों NR हो जाएगा, I इज इक्वल टू NR हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये I और R की वैल्यू, I और R की वैल्यू यहाँ पर रख दी। I की वैल्यू गामा प्लस अल्फा, R की वैल्यू गामा प्लस बीटा। इसके बाद n का देखिए, n का अंदर मल्टीप्लाई करा तो n बीटा n गामा, गामा वाले पदों की तरफ तो गामा इधर कर दिया बच्चों, n बीटा इधर, तो n बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n गामा माइनस ये गामा होगा। इन दोनों में गामा कॉमन कर लिया बच्चों तो n माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन निकाला है। आपने क्या किया था, ए से एक लंब खींच दिया था, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया था h लेंथ का, ये आपको m इज वेरी क्लोजर टू p। तो आपको देखिए ट्रायंगल IAM में इस ट्रायंगल tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन माइनस u, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद OAM में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार ट्रायंगल CAM में tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं। ये tan अल्फा, tan बीटा, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू निकल आई। अब क्या करना बच्चों, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी बहुत लेस एंगल अगर है, अल्फा बीटा गामा भी बहुत लेस एंगल है, तो tan अल्फा अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर, tan अल्फा अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, tan अल्फा की वैल्यू जो अल्फा के बराबर आ जाएगी, tan अल्फा जो है अल्फा के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वही tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है h अपॉन माइनस u, तो tan अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस u, tan बीटा की वैल्यू tan बीटा h अपॉन माइनस v, तो tan बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस v, tan गामा की वैल्यू बच्चों h अपॉन r। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें अल्फा बीटा गामा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसमें रख दी बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा में भी h है, बीटा में भी h है, गामा वाले टर्म में भी h है, h कॉमन कर लो, h कॉमन किया तो यहाँ पर h कॉमन तो माइनस का 1 अपॉन u, माइनस माइनस प्लस h कॉमन तो n अपॉन v बच्चों। यहाँ पर h कॉमन ऑलरेडी है अपॉन r n माइनस वन, ये h से h बच्चों ये कैंसिल, तो n अपॉन v को पहले तो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल n माइनस 1 अपॉन r। ये स्फेरिकल सरफेस के लिए, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस के लिए डेरिवेशन हो जाएगी। क्लियर, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस।
लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता क्या, पावर ऑफ लेंस क्या है, किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है बच्चों मीटर में मापी गई, किसमें, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या बताया गया, किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है, किसकी क्षमता, लेंस की क्षमता जो होती है वो मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी पावर ऑफ लेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ measure in meter is known as power of lens। पावर ऑफ लेंस क्या बच्चों, कि किसी लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी पावर ऑफ लेंस विल बी रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ मेजर इन मीटर, यानी फोकल लेंथ को मेजर करें मीटर में और इसका रेसिप्रोकल जो होगा पावर ऑफ लेंस होगा। ठीक, क्या बताया गया कि पावर ऑफ लेंस विल बी रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ मेजर इन मीटर। ठीक, अगर इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट तो 100/f सेंटीमीटर, तो जो पावर ऑफ लेंस है वो 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो क्लियर, पावर ऑफ लेंस जो होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। ये पावर ऑफ लेंस की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी। मतलब अगर दो लेंसों को कंबाइंड करके रख दिया जाए तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, समझिएगा। ये आपके सामने एक L1 और L2 दो लेंस है, L1 और L2 दो लेंस है और इन लेंस की फोकल लेंथ एक की f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 होगी। L1 और L2 दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ जो है वो यानी फोकस दूरी जो है वो f1 और f2 है। इन लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा गया है। क्या रखा गया, संपर्क में। अब क्या होगा, इनके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले L1 पर आती है। किस पर आती है, L1 पर आती है और अपवर्तन के पश्चात मान लीजिए L2 की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, L2 की अनुपस्थिति में I डैश पर इमेज बनाती है। कहां पर, I डैश पर। L1 L2 दो लेंस है, L1 L2 दो लेंस हैं जो संपर्क में रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए इनकी फोकस दूरी f1 और f2 है। इनके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी जिससे चलने प्रकाश की किरणें L1 पर आती हैं और अपवर्तन के पश्चात L2 की अनुपस्थिति में L1 पर प्रकाश की किरणें आती हैं और L2 की अनुपस्थिति में अपवर्तन के पश्चात कहां पर प्रतिबिंब बनाती है, I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। ये जो प्रतिबिंब बन गया ये दूसरे लेंस के लिए बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बन गया ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस की रिवर्स का कार्य करता है और प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसे रिवर्स होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात कहां पर इमेज बनाती है, आई पर इमेज बनाती है। कहां पर, आई पर इमेज बनाती है। वस्तु की दूरी u है, पहले प्रतिबिंब की दूरी v डैश है और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v है। बच्चों क्या बताया गया, फाइनली सुनिए, L1 L2 दो लेंस हैं जिन्हें संपर्क में रख दिया गया। इनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, f1 और f2 हैं। इनके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस L1 पर आती हैं, लेंस L1 पर आती हैं और L2 की अनुपस्थिति में
L2 की अनुपस्थिति, मान लो L2 थोड़ी देर के लिए नहीं है, L2 की अनुपस्थिति में कहां पर प्रतिबिंब बनाती है, I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है, कहां पर, I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है। I डैश दूसरे लेंस के लिए, I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है बच्चों, I पर प्राप्त होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, वस्तु की दूरी u है, पहले प्रतिबिंब की दूरी v डैश, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v है। क्लियर, लैंग्वेज क्या, लेट L1 L2 are two lens, L1 and L2 are two lens and these lens are at contact position, these lens are at contact position, focal length of these lenses are f1 and f2, L1 and L2 are two lens and these lens are in contact position, focal length of these lens are f1 and f2, at point O of principal axis, at point O of principal axis an object is located, at point O of principal axis, at point O of principal axis an object is located, and from the light ray of the object, light ray of the object incident at point L1, light ray from the object incident at point L1 and in the absence of L2, in the absence of L2 image formed at point I dash, यानी O से जो लाइट रे चल रही है वो L1 लेंस पर इंसिडेंस होती है और L2 की एब्सेंस में, L2 की एब्सेंस पर I डैश पर इमेज को कंस्ट्रक्ट करती हैं। फॉर सेकंड लेंस L2, फॉर सेकंड लेंस L2 I dash work as virtual object, for second lens L2 I dash works as virtual object and final image formed at I, यानी I dash जो दूसरे लेंस के लिए बच्चों, दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कवर करता है, किसका कवर करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कवर करता है और फाइनल इमेज I पर कंस्ट्रक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, पहले इमेज की डिस्टेंस v डैश और दूसरे इमेज की डिस्टेंस v है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए डेरिवेशन, फॉर फर्स्ट लेंस L1, पहले लेंस L1 के लिए फ्रॉम फोकल लेंथ फार्मूला, फोकल लेंथ फार्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पहले लेंस की फोकल लेंथ f1, पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 बच्चों, पहले लेंस के लिए v मतलब इमेज, पहले लेंस के लिए इमेज ही है बच्चों, पहले लेंस की फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f1, इसकी इमेज, इस लेंस के लिए इमेज ये है बेटा v डैश, और u मतलब ऑब्जेक्ट, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है u ही है। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसके बाद फॉर सेकंड लेंस L2, दूसरे लेंस L2 के लिए फ्रॉम फोकल लेंथ फार्मूला, फोकल लेंथ फार्मूला, तो फोकल लेंथ फार्मूले का यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ f2 हो जाएगी, v मतलब इमेज, दूसरे लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है बच्चों, आभासी वस्तु, तो दूसरे लेंस के लिए इमेज v है बच्चों, माइनस u मतलब वस्तु, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है v डैश। इक्वेशन सेकंड 1 + 2 कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, 1 + 2, तो 1 + 2 तो 1/f1 + 1/f2, लेफ्ट पार्ट के साथ, तो 1/f1 + 1/f2, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v डैश 1/v डैश कैंसिल आउट, तो 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 1/v को पहले ले लीजिए, 1/v माइनस 1/u, और ये 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f, तो 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू, ये 1/f लिख सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ये कंबाइंड लेंस का फार्मूला आ जाए, कंबाइंड फोकल लेंथ पर, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f,
चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1/f1 p के बराबर, यानी p1, 1/f2 p2, 1/p, अरे पावर भाई, पावर जो थी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर, तो 1/f1 की जगह p1, 1/f2 की जगह p2 और ये p, यानी p = p1 + p2 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 रिमेंबर रखना अपने माइंड में। तो ये बेटा आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट टर्म में हम आप लोग को न्यूटन्स फार्मूला को स्टडी करेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला को स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, थैंक यू आज की क्लास के लिए।